नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारी खास पेशकश आज खाने के तेलों के बारे में डायरेक्टली यहां पर ग्लोब ऑयल से है, जहां पर हमारे साथ सब दिग्गज यहां पर मौजूद हैं कि क्या लगता है इस सेक्टर में, यही उनसे जानने की कोशिश करेंगे भी। हमारे साथ डॉक्टर बीवी मेहता है, मिस्टर अतुल चतुर्वेदी और मिस्टर विजय डाटा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। अतुल जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। और क्लियरली पाम काफी हद तक यहाँ पर चर्चा में रहा। हमने देखा भी सी की कन्वेंशन थी कल, आज ग्लोब ऑयल यहाँ पर है और पाम की चर्चा काफी रही है। कैसे देखते हैं आप जिस तरह के भारी भरकम इम्पोर्ट्स हमने भारत के बाजार में आते हुए देखे हैं? देखिए, पाम का इस मर्तबा इंपोर्ट इतना जबरदस्त हुआ है, हम लोगों का अंदाज है कि रफली बाय अक्टूबर एंड 10 मिलियन टन पाम आ जाएगा। और 10 मिलियन टन पाम और सोया और सनफ्लावर मिला के 16.5 से 17 मिलियन टन का हिंदुस्तान में इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये इंपोर्ट डेफिनेटली हिंदुस्तान के बाजारों पे एक बोझा बन गया है। सारे तेल देखिए आपकी आज की तारीख में 80 रुपए 85 रुपए की रेंज में आ गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम है। और हम लोगों ने 200 रुपए के बाजार देखे थे। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के डिसीजन मेकर्स जो हैं, दे मस्ट बी स्लीपिंग प्रिटी, बट कंज्यूमर भी खुश होगा क्योंकि आज फेस्टिवल सीजन भी अपने यहाँ चालू हो रहा है। बट मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में ये अच्छी चीज नहीं है। हम लोगों ने हो सकता है कुछ जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट भी कर लिया है, पर मैं एक कल आंकड़े देख रहा था कि इस साल ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में इंपोर्ट अगर 16.5 मिलियन टन इंपोर्ट होता है और 10 मिलियन टन का अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, तो हम लोग 26.5 मिलियन टन की बात कर रहे हैं। 1 मिलियन मान भी लेते हैं कि एक्स्ट्रा इंपोर्ट हुआ है, तभी भी मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का कंजम्पशन 25.5 मिलियन टन के आसपास हो गया है। तो जो हम लोग पहले पेंसिलिन करते हैं कि 17 साढ़े 17 किलो पर कैपिटा का कंजम्पशन है, वो आज मेरे को लगता है कि 18 सवा 18 की रेंज में आ गया है। तो ये मतलब ये अलार्म बेल्स हैं। अगर हिंदुस्तान को अपना नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल अभी भी नहीं चालू करना है, तो आत्मनिर्भरता बड़ा जबरदस्त कैजुअलिटी हो जाएगी। जी हाँ। मिस्टर मेहता, आप कैसे देखते हैं? जैसे ये तो पाम की बात हुई, अगर हम सनफ्लावर सोयाबीन वगैरह की बात करें तो यहाँ पर पहले तो फसल के बारे में ही जानना चाहेंगे, वहां पर लेटेस्ट क्या है और यहाँ पर अवेलेबिलिटी को लेकर अब क्या नंबर्स हैं? देखिए, ये दफा अगर आंकड़ा देखे तो ऑयल सीड में जो टोटल सोइंग में कम से 3 लाख कम हुआ है। खासतौर पर ग्राउंडनट में सौराष्ट्र में जो हुआ, ग्राउंडनट से सोयाबीन आया, वहाँ ऐसा ही एक खाली 2 ही बढ़े हैं, एक सोयाबीन थोड़ा बड़ा और एक कैस्टर बड़ा है, बाकी सारे डाउन है। ओवरऑल 3 लाख हेक्टर कम है। फिर जो बारिश की अगर साथ में जोड़ दे, जून जुलाई वाज ओके, अच्छी बारिश हुई, अगस्त वाज अ ड्राई स्पेल, तो उसके वजह से जो नुकसान हुआ है, पर नुकसान में फॉर्चुनेटली जो अर्ली सितंबर में जो बारिश हो गई उसके लिए काफी रिवाइव हुआ। फिर भी इस दफा नुकसान जरूर है। लास्ट ईयर जो जैसे हम सोचते थे कि सोयाबीन का क्रॉप 120 लाख है, हो सकता है इस साल एकड़ तो इतना ही है तो थोड़ा कम हो, मगर जो कैरी फॉरवर्ड है वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 15 लाख से 25 लाख टन लोग बोलते हैं, जो भी है 115 लाख का क्रॉप है तो 15 लाख भी पकड़ लो, 130 लाख अवेलेबिलिटी सोयाबीन की है। तो अवेलेबिलिटी में कोई इश्यू नहीं है। जो इश्यू जो आएगा, अगर हम क्रश करेंगे तो मिल कहाँ रह जाएंगे। अब की लोकल डिमांड जो ऑयल मिल के सोयाबीन मिल की है 60 लाख टन है, अगर आपके पास 130 लाख टन है, नेट आउट करे तो 100 लाख टन आप क्रश करेंगे तो आपको 80 लाख टन सोयाबीन मिल मिलेगा। वो कैसे डिस्पोज करेगा? तो उसके वजह से आपका क्रशिंग कम होगा। जो चाहते हैं, जैसे अतुल जी ने भी बताया कि डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे आज 25 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अगले साल भी ज्यादा कैरी फॉरवर्ड होगा। और जहां तक ग्राउंड नट है, ऑयल की बात करो, अलग ही चल रहा है। उसके पाम सोया उससे कोई फर्क नहीं है। आज 3000 रुपए में डिब्बा 15 किलो का डिब्बा हो गया गुजरात में, और गुजराती आराम से खा रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको महंगा खाना है, अच्छा तेल खाना है, वो ग्राउंडनट खा रहे हैं। तो ग्राउंडनट का क्रॉप का भी जो बारिश हुई सौराष्ट्र में, खासकर लास्ट 15 दिन में काफी सुधार हुआ है और डेफिनेटली ग्राउंडनट क्रॉप अच्छा है। तीसरा रहा कैस्टर इज ए नॉन एडिबल क्रॉप है, मगर वहाँ एकरेज भी बड़ा है और डिमांड भी अच्छी है। और जो हमने मॉडल फार्म का प्रोग्राम चलाया, खास करके मस्टर्ड में, लास्ट ईयर हमने 1200 मॉडल फार्म किए, जो हमारे दाता जी की चेयरमैनशिप के किया। और ये साल हम 15 से 1600 मॉडल फार्म कर रहे हैं, मस्टर्ड में कर रहे हैं। अभी ग्राउंडनट में मॉडल फार्म किया, और अभी मेरा डिस्कशन हो रहा था मनन खान से, हम कर्नाटक में सनफ्लावर का मॉडल फार्म कर रहे हैं। और हमने देखा है कि जो मॉडल फार्म में रिजल्ट कम से कम 30 से 45% का
यील्ड बढ़ती है और वो जो फोकस करके किसान को काफी फायदा हो रहा है। ओके, हाँ जी, तो क्लियरली काफी बेहतरीन नंबर्स वहां पर हैं, क्योंकि बात अब यहाँ पर सरसों की हुई है। यहाँ से भी जानना चाहेंगे, ये बाजार भी काफी उठापटक रहे, पहले फसल को लेकर चिंताएं रही, फिर आवक कैसी है, फिर भावों में हमने एमएसपी के आसपास घूमते हुए देखा, एक प्रीमियम प्रोडक्ट डिस्काउंट में भी जाते हुए देखा। अब इंडस्ट्री का क्या हाल है? देखिए, इंडस्ट्री तो पैरिटी नहीं है पिछले करीब साल सवा साल से, और उसका रीजन ये रहा कि दूसरे तेलों के मुकाबले सरसों तेल एमएसपी के हिसाब से ऊंचा पड़ता था, और इम्पोर्टेड ऑयल ड्यूटी कम होने की वजह से लगभग 5% करीब ड्यूटी है, तो मस्टर्ड ऑयल से 20-25 रुपए किलो नीचे पाम ऑयल और दूसरे तेल हो गए। तो सरसों तेल में डिमांड डिस्ट्रक्शन है, और सरसों के ऑयल मिल को भी मार्जिन नहीं है। नाफेड के पास भी काफ़ी स्टॉक रखा हुआ है, नाफेड भी अभी सरसों नहीं बेच रही है या बहुत कम छोड़ रही है, तो उसकी वजह से सरसों का तेल अभी नहीं टूट रहा है, उसका डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। एक बात और बता दूं आपको, नेक्स्ट सोइंग शुरू हो गई है, और सोइंग अच्छी होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी वेदर ठीक चल रहा है, तो टेम्परेचर भी नॉमिनल हैं और बारिश भी हुई है सितंबर और अभी अक्टूबर में बारिश बता रहे हैं मस्टर्ड बेल्ट वगैरह में, तो लगा है कि फसल भी अच्छी आएगी, नेक्स्ट भी अच्छी सोइंग हो जाएगी। यहाँ से अब जिस तरह से बाकी तेलों में भावों में हमने यहाँ पर ऊपर नीचे आता हुआ देखा है, अगर हम सरसों के तेल के मार्केट शेयर की यहाँ पर बात करें या फिर बाकी तेलों से कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें, वैसे क्या देखते हैं? देखिए, सरसों क्रश होगी तो वो अपना शेयर रखेगी। अगर सरसों के भाव ऊंचे रहेंगे और क्रश नहीं होगी तो यही देखने की बात होगी। मेरे को उम्मीद ये है कि अभी हम जिस लेवल से चल रहे हैं और नेक्स्ट ईयर जो क्रॉप आने वाली है उसके हिसाब से अब जो बेसिस हो गए हैं उस बेसिस के हिसाब से अगर तेल बेचेंगे और 100 से नीचे ही तेल अगर रहेंगे तो फिर सरसों भी क्रश हो जाएगी, और फार्मर भी ये समझ के बैठेगा कि भाई मेरे को 5,000 और 5400 के दाम नहीं मिलने वाले हैं, 4,500 मिलेंगे तो 4,500 में बेचेगा, और अगर उसको पैरिटी होगी तो वो जरूर बेच देगा, ऐसा लगता है मुझे। अब आप सबसे यही जानना चाहेंगे कि ऑफ कोर्स हम यहाँ पर ग्लोब ऑयल में हैं, हमने यहाँ पर रेगुलेटर्स मिनिस्ट्रीज की तरफ से भी कॉन्वर्सेशंस आते हुए देखी हैं, इंडस्ट्री जिस तरह से यहाँ पर इन होल्ड रही, नॉट इन होल्ड बट जिस तरह से हमने सरकार के मेजर्स यहाँ पर आते रहे देखे हैं, कैसे इंडस्ट्री उनको देखती है? क्या आपकी बातचीत है सरकार से? देखिए, बातचीत तो हम लोग सालों से करते आ रहे हैं, और नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीज के बारे में भी बहुत चर्चाएं हुई हैं, पर एक अजीबोगरीब सिचुएशन की उस पर कोई बड़ा एक्शन अभी दिखाई नहीं दिया है। और मैं किसी एक ऑफिशियल से बात कर रहा था कि आज अगर 400-500 करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन नहीं होगा, बजटरी एलोकेशन नेशनल ऑयल सीड मिशन के लिए, तो मैं समझता हूँ गेम चेंजिंग वो नहीं होने वाला है। तो ये बड़ा पैसा चाहिए, और हिंदुस्तान आज की तारीख में आप ताज्जुब करेंगी कि रफली 1.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहा है, और अगर जिस रफ्तार से हम लोगों का कंजम्पशन बढ़ रहा है और हिंदुस्तान में इनकम लेवल्स भी बढ़ रहे हैं तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो हम लोगों का तो ये अंदाज है कि बाय 2030 हिंदुस्तान को 22-23 मिलियन टन तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर अपना ऑयल सीड में इजाफा नहीं हुआ। और उसकी आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही है? बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट एक चीज मैं आपसे और शेयर करूंगा, आज प्रेजेंटेशंस थे, ब्राजील के भी थे और यूएसए का भी था और यूके का भी था। ब्राजील में 40 मिलियन हेक्टेयर्स में सोयाबीन पैदा हो रहा है, और 40 मिलियन में 156 मिलियन टन इस मरतबा उन लोगों ने पैदा किया है। ऐसे ही कुछ सिचुएशन यूएसए की है। वहां पे एक उन्हें एग्जाम्पल दिया था कि 13.9 टन्स पर हेक्टेयर भी पैदा हुआ है, और हिंदुस्तान से आप कंपेयर करें तो आज भी हम लोग 1 टन पर हेक्टेयर पे हैं। 12 मिलियन हेक्टेयर अपना सोयाबीन में है और 1 टन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज वी आर स्टेयरिंग एट अ वेरी टेरेबल पिक्चर गोइंग फॉरवर्ड। ओके मिस्टर मेहता, ऑफ कोर्स इंपोर्ट्स अच्छे खासे इस बार हुए हैं और आप यहाँ पर नंबर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से देखते और समझते हैं। एज ऑफ नाउ कितना इंपोर्ट हम देख चुके हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, और अब आगे जाकर क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, अप टू जो मेरे पास नंबर था अगस्त तक का 140 लाख था। सितंबर का जो अभी है उसका नंबर लग जाएगा कोई 15 से 16 लाख टन, और अक्टूबर लास्ट महीने में और 15 लाख, तो 30 लाख टन और लग जाएगा। तो 140 प्लस 30
170 लाख का जो रिकॉर्ड इंपोर्ट होगा, और कॉस्ट कम से कम 160 1.6 लाख करोड़ होगी। हाईएस्ट कॉस्ट भी हो जाएगी और हाईएस्ट इंपोर्ट भी हो जाएगा। और जैसे चतुर जी बोला 10 मिलियन टन पाम आएगा, इज अनबिलीवेबल। वो भी आने दीजिए, पर जो आ रहा है आरबीडी ओलिन बढ़ रहा है। विद इन द 10 मिलियन टन आरबीडी ओलिन 30% हो गया, कम से 25 लाख टन आपका आरबीडी ओलिन आ रहा है, और ड्यूटी डिफरेंस खाली 8.25% है। उसके वजह से ज्यादा आरबीडी ओलिन आ रहा है। यहाँ की इंडस्ट्री जो कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही है, और फ्रॉम रिफाइनर दे हैव बिकम पैकर्स। तो गवर्नमेंट को ड्यूटी डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा, 15% का ड्यूटी डिफरेंस करेंगे, देन ओनली काउंटर द एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज बाय दी ओरिजिनल कंट्रीज। अदरवाइज यहाँ की धीरे धीरे जो पाम ऑयल, जो पाम रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, बंद होने जा रही है, और हम ज्यादा डिपेंडेंस हो गए। तो हम तो गवर्नमेंट को बार बार भी लिख चुके, कल भी बात हुई है कि आप ड्यूटी डिफरेंस बढ़ा के 15, चाहे आप सीपीयू का 0 कर दीजिए या तो आरबीडी ऑयल की बढ़ा दीजिए, जैसा ठीक से। गवर्नमेंट बढ़ाए नहीं गए तो 0 कर दे क्रूड पाम ऑयल में, ताकि ड्यूटी डिफरेंस मिले। जो मेहता जी बात बोल रहे हैं ना, बिल्कुल बड़ी दुरुस्त बात है। आज अपना ओलिन का इतना इंपोर्ट बढ़ गया, ऑलमोस्ट 25% पाम का ओलिन इंपोर्ट हो रहा है। तो अगर ये सिचुएशन रहेगी ना, तो अपनी ओलियो केमिकल इंडस्ट्री भी मार खाती है इससे। तो मतलब अपना रिफाइनिंग इंडस्ट्री तो तकलीफ में आ ही गई है, ओलियो केमिकल इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा तकलीफ में आ रही है। तो ये आई थिंक गवर्नमेंट को इस तरफ थोड़ा सोचना पड़ेगा। और जो उनको डर है कि इससे इन्फ्लेशन होगा, कोई कतई इन्फ्लेशन नहीं होगा, क्योंकि आज सीपीओ की रिफाइनिंग कैपेसिटी हिंदुस्तान में केवल 30-35% ही यूटिलाइज हो रही है। तो क्लियरली काफी सारे यहाँ पर चीजें हैं जिनका जो बताती हैं कि प्राइसेस यहाँ पर इन कंट्रोल रहेंगे। विजय जी, अगर आप सरकार से विद इन योर इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ कुछ मांगना चाहें तो वो क्या होगा? 3-4 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जीएम अलाउ कर देना चाहिए जी। मस्टर्ड में ही नहीं, सोयाबीन में भी और क्रॉप्स में भी, ऑयल सीड क्रॉप्स में भी, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, लोकल प्रोडक्शन बढ़े, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस घटे। दूसरी बात यह है कि एमएसपी तो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है, लेकिन एमएसपी को डिफेंड नहीं कर पाती है। तो गवर्नमेंट को ऑयल्स के प्राइसेस ऐसे रखने चाहिए ताकि इंपोर्टेड ऑयल बहुत ज्यादा नीचे ना बिके एमएसपी के। जो जैसे आज सरसों है, सरसों की एमएसपी 5,450 है, और अभी नई रेट अनाउंस होने वाली है जी। 200-250 जरूर बढ़ जाएंगे ऐसा लगता है। उसका तेल 115 पड़ेगा और बिक रहा है 100 रुपए 102 रुपए किलो। फिर उसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट को थोड़ी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी, या और कोई तरीका देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम इंपोर्ट डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। किसी वजह से अगर विदेशों में फसल फेल हो गई और फिर हम कहाँ जाएंगे? इसलिए गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, और भी कोई मेजर्स हो सकते हैं। इनको ऑयल सीड की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, एक तो मैंने जीएम के बारे में बताया, दूसरे अच्छे सीड्स। कल कुछ रिजर्वेशंस ऐसे आए थे कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के काफी रिसर्च लैब्स में अच्छे सीड्स बन रहे हैं जी। लेकिन वो फार्म तक आ नहीं पाते हैं। उसके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि प्रैक्टिकली उसको सोचे। ये बात है। वेल एब्सोल्युटली काफी कुछ है जो यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन इसी के साथ समय है एक छोटे से ब्रेक का। जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट पैनल से ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से क्या प्राइसेस का बॉटम आउट हो चुका है, अब आगे जाकर यहाँ पर इंडस्ट्री कैसे भाव देखती है और किस तरह की डिमांड। जल्द लौटते हैं। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है और चर्चा अब यहाँ पर करेंगे कि भाव यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, बिकॉज हर चीज की बॉटम लाइन वहीं से निकल के आती है। पाम से शुरुआत कर लेते हैं। हमने ऊपर देखे भाव 50% करेक्ट भी हुए, अब यहाँ पर हैं काफी ज्यादा मार्केट। हमें ग्लोबल गाइज भी बताते हैं कि इंडिया ने बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया है, लेकिन बहुत सही लेवल पे इंपोर्ट किया है, क्योंकि अब ये बॉटम प्राइसेस हैं। आप क्या कहते हैं? नहीं, बॉटम प्राइसेस हैं कि नहीं ये मैं नहीं कह पाऊंगा, पर डेफिनेटली अभी बाजारों को ऊपर चढ़ने की गुंजाइश कम है। आज हम लोग वो पाकिस्तान का भी प्रेजेंटेशन देख रहे थे। पाकिस्तान में भी तेल का गलट हो गया है, वहाँ पाम का वहाँ पे जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट हो गया है। हिंदुस्तान ने जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट कर लिया है। अपने यहाँ कैरी ओवर भी दिखाई देता है कि 20 से 25 लाख टन सोयाबीन का हो सकता है। मस्टर्ड में भी अच्छा स्टॉक लेवल्स हैं। मस्टर्ड के हमारे साथी विजय दाता जी बता रहे थे कि इस साल की बोनी भी अच्छी होगी। तो ओवरऑल सारी चीजें जो पॉइंट करती हैं वो बाजारों को अभी उठने देने में बहुत ताकत लगेगी। तो यहाँ से कितने और भाव गिर सकते हैं, इंडस्ट्री को क्या लगता है? देखिए, आज पाम जो है वो 80-82 रुपए डोमेस्टिक के रेंज में है। सनफ्लावर भी 2-4-5 रुपए इससे ऊपर होगा, दैट्स अबाउट इट। सनफ्लावर में हम लोगों का एस्टिमेट है कि आज CNF इंडिया $850 हो जाएगा। और पाम की जगह मैं समझता हूँ
द जोकर इन द पैक इज सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल इस कदर बढ़ गया है बहुत यूक्रेन में और रशिया में। रशिया की क्रॉप बताते हैं 16.5 मिलियन टन की है और करीबन 13 से 14 मिलियन टन की क्रॉप यूक्रेन की। उनको आउटलेट तो चाहिए, हिंदुस्तान से बड़ा कोई आउटलेट नहीं है। और सनफ्लावर चूंकि इतना कंपेटिटिवली प्राइस्ड है तो ये और तेलों को भी उठने नहीं देगा। तो मैं समझता हूँ एल नीनो और नो एल नीनो बाजार अभी कहीं जाने वाले नहीं है एंड गवर्नमेंट कैन स्लीप इजी। ओके मिस्टर मेहता, मैं डेटा पढ़ रही थी जो शायद सी ने ही भेजा था कि किस तरह का स्टॉक पड़ा हुआ है, पोर्ट्स पे भी है, यानी कि जहां पर भी आप देखें वहां खाने का तेल फ्लश्ड है। तो कैसे लगता है आपको बाकी तेलों के हिसाब से? नॉर्मली जो लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर ये टाइम पे 20-22 लाख का स्टॉक था, अभी 35 लाख टन का स्टॉक। 37 लाख तो सरकार कह रही है। 37 मेरा ही नंबर है। तो 37 लाख का स्टॉक से तो वो जो जातुल जी बोला वो भी एक प्रेशर डाल के रखेगा कि भाई मार्केट ऊपर नहीं जाने देगा। और मेरा मानना है कि मार्केट नियरली बॉटम आउट हुई है, थोड़ी भी ऊपर उठ सकती है कभी, नॉट अराउंड 2 महीना और वेट कीजिए जब ये स्टॉक थोड़ा कम हो जाएगा इंडिया का। अगर इंपोर्ट ज्यादा नहीं हुआ पड़े, अक्टूबर का इंपोर्ट 15-16 लाख है, उसके बाद में अगर नवंबर दिसंबर में इंपोर्ट कम हुआ तो थोड़ा मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि अपनी नए क्रॉप आएगी फरवरी में। तो गैप जो है तो दिसंबर कुड बी अप, अदरवाइज ये मार्केट यहाँ है नीचे भी जा सकती थोड़ी बहुत। आई एम नॉट सेइंग नो, क्योंकि जो इंटरेस्ट मार्केट जैसे दिख रही है और प्राइस जो गिर रही है तो हो सकता है। बट I think the most happiest is the consumer. They are getting the best price, best value. तो जैसे ग्लोबल गेस्ट कह रहे हैं कि इंडियन इंपोर्टर्स बड़े स्मार्ट हैं, बहुत नीचे के लेवल पे भर लिया, क्या कंज्यूमर स्मार्ट हो जाएं? क्या हम भी घरों में तेल भर लें कि यहाँ रख लो, पता नहीं आगे प्राइसेस कहाँ जाएंगे? वो मैं एडवाइस नहीं करूंगा। जितना वैसे भी हिंदुस्तान का कंजम्पशन अभी 18.25 किलो हो गया है, तो इससे ज्यादा तेल खाना में भी उतना अच्छा भी नहीं होगा। पर मैं समझता हूँ दीज आर गुड प्राइजेस और इस लेवल से बाजार बहुत ज्यादा उठने की गुंजाइश नहीं है। पर एक ही चीज में थोड़ा वार्निंग देना चाहता हूँ, जब पूरा दुनिया मंदी में आ जाती है तो एक कहावत है दैट इज द टाइम टू रन फॉर कवर। तो अभी सब मंदी में दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सब गलत हो जाएं। और हिंदुस्तान के इम्पोर्टर्स तो बेइंतहा गलत हुए हैं पिछले 2-4 महीने में। अदरवाइज एल नीनो के नाम पे इतना ज्यादा तेल इम्पोर्ट कर लिया कि आज गले में उनके फांसी लगी हुई है। सरसों की बात कर लेते हैं, यहाँ पर अब कैसी इंडस्ट्री है और कैसे लगते हैं कि आपको प्राइसेस कैसे मूव करेंगे आगे? देखिए, सरसों के स्टॉक्स काफी अच्छे हैं, किसानों के पास भी है, नाफेड के पास भी है। नाफेड ने बिकवाली निकाल तो दी है लेकिन अभी छोड़ नहीं रही है। मिलों में मार्जिन्स नहीं है, सरसों जिस भाव में मिलनी चाहिए, तो सरसों तेल अभी 100 से ऊपर है और दूसरे इंपोर्टेड ऑयल सब 90 रुपए से नीचे हैं। तो सरसों की डिमांड डिस्ट्रक्शन भी है। नाफेड को सोचना चाहिए कि भाई सरसों ये क्रश नहीं होगी तो नेक्स्ट ईयर हम कैसे खरीदेंगे जी। लोकल ऑयल अवेलेबिलिटी बढ़नी चाहिए, इसलिए क्रश होना जरूरी है, मेरा मानना ये है। और जहां तक तेजी मंदी का सवाल है, मुझे बहुत ज्यादा तेजी अभी लगती नहीं है, क्योंकि सरसों काफी है। नाफेड भी बेचेगी, इलेक्शन का टाइम है, स्टेट के इलेक्शंस भी हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आ रहे हैं, अगले साल फसल भी अच्छी होने की उम्मीद है, हमें ऐसा लग रहा है। इन सब बातों को देखते हुए ज्यादा तेजी की बातें नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया मिस डॉक्टर मेहता, चतुर्वेदी जी आपका एंड विजय जी आपका साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली पूरे के पूरे खाने के तेलों का पैक है, जहां पे हमें अब लगता है और हमारे पैनल को लगता है कि बहुत तेजी अब यहां पर प्राइसेस में आते हुए नजर नहीं आएगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।